बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई और इस हवाले से कुछ मुतालबात थे वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर में और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एहसन इकबाल भी उनके हमरा मौजूद थे और अली अमीन गंडापुर के जो मुतालबात थे उनको भी पूरा करवाने की यकीन दहानी करवाई गई, जिसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि तमाम तर वाजिबात जो है KP हुकूमत को दिए जाएंगे और आपको मर्जी की टीम भी मिलेगी और इसमें तमाम तर फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जाएंगी। और इसी के साथ साथ एहसन इकबाल साहब ने कहा कि सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत जो है वो सांझी होती है। और दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर खान जो है उनकी मुलाकात हुई है अडियाला जेल में समाअत के दौरान बानी PTI से, और उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो है वो कुछ सेनेट के उम्मीदवारान के हवाले से गुफ्तगू की गई और उस पर इतफाक़ किया गया। और इसमें कुछ जो है वो कल से मामलात आ रहे थे कि मुलाकात का जो है वो नहीं इजाज़त दी जा रही। इस पे जो है वो पिटीशन भी दायर कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने कहा कि अगर ये मामला जो है वो नहीं सॉर्ट आउट होता तो हम फिर कॉल देंगे अडियाला जेल के बाहर एहतजाज के हवाले से, उन्होंने ये कहा। और दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है वो केस पर समाअत हुई, जिसमें कहा गया कि जो जस्टिस थे, जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि कानून के मुताबिक इस मामले का कोई भी हल अभी वाज़े नहीं आ रहा सामने, तो क्यों ना इस मामले को जो है वो पार्लियामेंट के हवाले कर दिया जाए। जिस पे वकील जो थी शैला बानो, उन्होंने कहा कि ये मामला मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने का नहीं बल्कि दीगर सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें देने से रोकने का है। और दूसरी जानिब जो है वो और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान है, उन्होंने कहा कि हम IMF के साथ बड़ा प्लान जो है वो चाहते हैं और इसमें उन्होंने ये कहा कि बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स भी लॉन्च करेंगे और इसको अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे जो है वो लेके जाएंगे। ये तमाम तर तफसीलात हैं। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, जिसमें रज़ा सैयद साहब हैं, वारिस रज़ा साहब हैं और सफ़ीना खान साहबा हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। रज़ा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है KP वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर के साथ और मदे मुकाबिल हैं, अपोनेंट हैं सियासी जमातों के लिहाज से, लेकिन वहाँ पे बात की गई कि रियासत सांझी है और कुछ मुतालबात थे वाजिबात के हवाले से और टीम के हवाले से और हकूक़ के हवाले से कि KP हुकूमत को भी जो है हकूक़ दिए जाएँ और यकीन दहानी करवाई गई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। क्या कहेंगे? देखिए, खुशाइंद है ये मुलाकात इसलिए कि जमहूरियत के फ्रेमवर्क में और सिस्टम के फ्रेमवर्क में रहते हुए एक सूबे का वज़ीर आला मुलाकात कर रहा है मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ। इस मुलाकात का जो फ्रेमवर्क है वो प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल है और पार्लियामेंटेरियन फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क के तहत माजी में भी अगर हम देखें तो हमने देखा कि कई मरतबा ऐसा हुआ कि सूबे में और वफाक में अलग-अलग जमातों की हुकूमतें थीं और ये वो जमातें थीं कि जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के आई थी। जैसा कि वफाक में नून लीग की हुकूमत रही, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब के वज़ीर आला बने 1988 में और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो वफाक में वज़ीर आज़म बनी। तो वो भी एक बहुत बड़ी मिसाल थी कि जिसके अंदर सूबे और वफाक के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप की अहमियत को समझने का मौका मिलता है हमें। कई मरतबा ऐसा होता है कि सियासी तौर पर या सियासी राइवलरी की बुनियाद पर मुतहर्रिक सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां करती हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अवामिल हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट और ऑब्लिगेशंस हैं सूबों की वफाक की तरफ और वफाक की सूबों की तरफ, उनको बहरहाल पूरा करना पड़ता है और उनको पूरा करने के लिए रियासत का जो फ्रेमवर्क है वो भी मुतहर्रिक होता है और जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है वो भी अपना किरदार अदा करता है। गंडापुर साहब वो के बहुत ही एग्रेसिव पॉस्चरिंग के साथ आए हैं सामने और चीफ मिनिस्टर बनने से पहले भी उनके बयानात काफ़ी तेज़तुन थे और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने अपने रवैये के और अपने लहजे की तेज़ी को बरकरार रखा। काबिल फ़हम है, उनके लीडर जेल में बंद हैं और बहुत ही मुश्किल हालात में उन्होंने ये वक्त गुजारा है, तो उनके लबो लहजे का जो एग्रेशन है उसको काबिल फ़हम समझता हूँ मैं। उसको इंडोर्स नहीं कर रहा लेकिन काबिल फ़हम समझता हूँ। अब गंडापुर साहब के जो मुतालबात हैं वैसे चीफ मिनिस्टर, उन मुतालबात को पूरा करना इस हद तक कि वो आईनी हो, वफाक की जिम्मेदारी है।
जहां तक मेरी ओरिएंटेशन है, दो बड़े अहम मुतालबे होते हैं ब्यूरोक्रेटिक हवालों से। एक तो ये कि चीफ सेक्रेटरी की जो तैनाती होती है सूबे में, वो वफाक का उसमें एक अमल दखल होता है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी 22 ग्रेड का एक अफसर है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के तहत काम करता है। तो उसको जब कोई सूबा मांगता है चीफ सेक्रेटरी के लिए ब्यूरोक्रेट को 22 ग्रेड के, तो उस ब्यूरोक्रेट को रिलीज करना या उस ब्यूरोक्रेट को तैनात करने का इख्तियार वफाक के हाथ में होता है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के नोटिफिकेशन से तैनाती होती है। इसी तरह जो आईजी होता है सूबे का, इंस्पेक्टर जनरल, वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का 21 या 22 ग्रेड का अफसर होता है, और उसकी तैनाती जो है वो भी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के नोटिफिकेशन की मरूम मिन्नत होती है। तो ये दो बड़े कलीदी अफसरान जो हैं सूबाई ब्यूरोक्रेसी के, इनकी तैनाती जो है वो वफाक के ताउन के बगैर नहीं होती मुमकिन। तो ये सबसे पहला एक माइलस्टोन होता है जो किसी भी नई बनने वाली हुकूमत को अबूर करना होता है। तो मैं समझता हूं कि गो के आज इस पर खबर नहीं बनी, लेकिन यकीनन गुफ्तगू में ये बात भी हुई होगी कि चीफ सेक्रेटरी किसको लाना चाहते हैं केपीके में, गंडापुर साहब, और केपीके में वजीर आला किसको लाना चाहते हैं, गंडापुर साहब। अच्छा, हमने कल ये खबर भी देखी कि गंडापुर साहब के ऊपर एक नई इन्वेस्टिगेशन खुल गई है, जिसके लिए 26 मार्च को उन्हें तलब किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और इस इन्वेस्टिगेशन का जो ताल्लुक है वो एक ऐसी खित्ता अराजी की फरोख्त और उससे आने वाले पैसों से किसी लैंड क्रूजर गाड़ी की खरीदारी से मुताल्लिक है, कि जिसके बारे में अब तक की जो इत्तलात सामने आई हैं उसमें कहा गया कि अली अमीन गंडापुर साहब ने किसी की जमीन बेचकर, यानी किसी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन से हासिल होने वाले जो माली फवायद हैं उनसे एक लैंड क्रूजर गाड़ी खरीदी, जो कि जाहिर है आजकल 10-12 करोड़ रुपए की कम अज कम आती है। तो इस प्रॉपर्टी की प्रिक्योरमेंट को, उस जमीन को बेचने और इस नई मूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने का जो अमल है, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है किसी किस्म का डेटा अली अमीन गंडापुर साहब के नाम के साथ। तो उन्होंने वजाहत के लिए इनको तलब कर लिया है। और जो माहिरीन है, आईनी माहिरीन, उनका मानना है कि ये मामला अगर अली अमीन गंडापुर साहब तसल्ली वक्त जवाब ना दे सके इसका, और इलेक्शन कमीशन को मुतमईन ना कर सके, तो ये इस इतना संगीन सूरत इख्तियार कर सकता है कि अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी सूबाई असम्बली की जो नशिस्त है उसके ऊपर सवालिया निशान क्या तलवार लटक सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर आप देखेंगे कि एक नया सिलसिला शुरू होता हुआ नजर आएगा कि एक सूबे का वजीर आला जो है वो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स से डिस्क्वालीफाई होता हुआ नजर आ सकता है। ये मैं आपको एक मुमकिन इंतहाई इकदाम की बात कर रहा हूं। तो कल की तारीख में, आज मुलाकात होने से पहले इस केस का प्रोसीड होना और फिर उसके बैकड्रॉप में ये मुलाकात होना, तो इसको जो माहिरीन है वारिस साहब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, कि आज जब मेज के ऊपर बैठे होंगे तो उनको बताया गया होगा अली अमीन गंडापुर साहब को, और गंडापुर साहब की तरफ से खुद फरमाइशी और फरमाइशी अंदाज में ये बात रखी गई होगी मेज के ऊपर कि भाई ये क्या मामला है, आप मुझे क्या डिस्क्वालीफाई करना चाह रहे हैं। ये खबर रिपोर्ट नहीं होती लेकिन टेबल पर डिस्कस होती है। तो अली अमीन साहब ने यकीनन किसी न किसी ताकतवर शख्सियत को मुखातिब करके ये बात कही होगी कि मेरे ऊपर जो ये नया केस आया है तो क्या इरादे हैं आपके, क्या आप मुझे डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं। और फिर यू नेवर नो कि अंदर कब बंद कमरे में होने वाली गुफ्तगू क्या होती है, उसमें क्या लिया और क्या दिया जाता है। तो अगर अली अमीन गंडापुर साहब आपको अच्छे बच्चे बन के काम करते हुए नजर आना शुरू हो रहे हैं आज की तारीख से, तो फिर समझ लीजिए कि इसमें कोई ना कोई लीवर ऐसा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तवस्सुस से किसी के हाथ में आ गया है, कि जिसको इस्तेमाल करके अली अमीन गंडापुर साहब को आइन और कानून की जो डिफाइन लाइन है उसके अंदर चलने पर मजबूर किया जा सकता है। अगर ये ऐसा है, अगर ये मफरूजा दुरुस्त है, अगर ये तज्जिया दुरुस्त है, तो ये पीटीआई के लिए कोई ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। जी अच्छा रजा साहब, इसमें जो अभी आपने बात की कि टेबल टॉक में उनको ये बावर करवा दिया गया होगा कि इस तरह के मामलात हैं, और अगर अली अमीन गंडापुर साहब उस चीज़ पे ज़ेनशीन करते हुए ट्रैक पे आ जाएं, और ये मतलब ऐसा होता है कि उनके कहने से लाइक वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई है तो वज़ीर आज़म साहब ने बावर करवा दिया और अली अमीन साहब ने मान लिया कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो रुक सकता है इन मामलात पे अगर आप दुरुस्त समत की तरफ जाएंगे तो। मैंने वजीर आजम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप मेरे बयान को रिकॉल करें तो मैंने कहा कि अली अमीन साहब ने किसी को मुखातिब, किसी ताकतवर शख्सियत को मुखातिब किया होगा, या किसी ताकतवर शख्सियत ने अली अमीन को मुखातिब किया होगा। यहाँ उस टेबल टॉक पे जरूरी नहीं है कि ताकतवर शख्सियत सिर्फ वजीर आजम ही हो। तो ताकतवर शख्सियत ने अगर अली अमीन गंडापुर को कोई सिग्नल दिया और अली अमीन गंडापुर साहब उस सिग्नल को रिस्पॉन्ड करते हुए अच्छे बच्चों की तरह टेबल पर आ गए, तो इसको भी आप एक हिकमत अमली की नजर से देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में ये हिकमत अमली जो है वो स्टिक एंड कैरेट का एक किरदार अदा करती हुई नजर आएगी। गंडापुर साहब को
ये फेस सेविंग दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा अली अमीन गंडापुर साहब साइड बदल लेंगे, नहीं। ऐसा नहीं होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब बैत हो जाएंगे वजीर आजम के हाथ पे, नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब अपने अपने सूबे के आवाम के लिए उसी तरह से एक तेज और तुंद बयानात देने वाला वजीर आला बन के चलेंगे, लेकिन टेबल टॉक्स के ऊपर बंद कमरों के अंदर दी गई गाइडलाइन को फॉलो भी करेंगे। तो ये होगा, जिसे कहते हैं आम जबान में कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू लेके चलने का एक अमल शुरू हो जाता है। उसके अंदर आप गुड कॉप भी खेल रहे होते हैं और आप बैड कॉप भी खेल रहे होते हैं। अपने वोटर सपोर्टर के सामने आप एक बहुत एग्रेसिव पोस्चर रखने वाले इंसान होते हैं, और बंद कमरे में टेबल टॉक के ऊपर आप एक हम्बल और सबमिसिव किस्म के कंप्लाइंस देने वाले इंसान होते हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि गंडापुर साहब को जो है ना, वो इसी तरीके का कैरेक्टर बनाने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। अब उस अमल में किसको कितनी कामयाबी मिलती है और गंडापुर साहब उस अमल से अपने आप को कितना बचा के चल सकते हैं, और पीटीआई जो है वो अपने वजीर आला को किस तरह से महफूज रख सकती है उस मैनिपुलेशन कि जिसका वो मुबैना तौर पर और मुमकिन तौर पर शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा और जल्द बताएगा आपको। ठीक है, ठीक है। वारिस रज़ा साहब, वारिस साहब, आप इस तमाम तर पहलू को किस नज़र से देखते हैं? तो ये मुलाकात जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुई है केपी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से, और इसमें जो है वो कुछ मुतालबात थे केपी हुकूमत के हवाले से, जो वफाक से वो उन पे यकीन दहानी करवाई गई कि उन पे अमल दरामद किया जाएगा, और खुश उसलूबी से ये तय पाया जो अभी तक सामने आई हैं चीज़ें। तो से देखते हैं क्या नुक्ता नज़र होगा आपका इस पर? देखिए, इसमें एक बात तो बहुत फसाहत के साथ जो है ना रजा साहब चुके कि जो माजी में जो है ना इस किस्म की जो है ना हमारे यहाँ हुकूमतें रही हैं। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर से, और इसमें यकीन दहानी करवाई गई सूबे के मामलात को तय करने के हवाले से, जो मुतालबात थे वाजिबात के हवाले से केपी हुकूमत को वो दिए जाएं। जी वारिस साहब, कंटिन्यू करिएगा। जी, मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि उसमें जो है ना, देखिए उसकी फसाद के साथ जो है ना वो रजा साहब ने बता दिया कि माजी में उमूमी हमारे यहाँ ये रहा है कि सूबे में एक हुकूमत है, हक में एक हुकूमत है, लेकिन उनके दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप जो है ना, आईनी वर्किंग रिलेशनशिप बरकरार रही है, और ये एक अच्छी बात है। ये एक यानी गुड पोस्चर के तौर पर जो है ना मैं इस मुलाकात को देखता हूँ। हाँ, अलबत्ता इसमें ये बात बहुत अहम है जो कि रजा साहब ने निशानदेही जिसकी की कि अभी अभी यानी नून लीग के जराए ने ये यानी रिवील किया है इस बात को कि ये मुलाकात जो है वो गंडापुर साहब की गोया के दरख्वास्त पर हुई, उनकी रिक्वेस्ट पर हुई, और उनकी रिक्वेस्ट को जो है ना फौरी तौर से जो है ना एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि उनसे कोई ना कोई ऐसी तो ताकत है जो कि उनसे कह रही है कि जाएं और जाके मुलाकात करें और मुलाकात करके मामलात को तय करें। तो यकीनन ये दो तरफा मामलात हैं और ये नहीं है कि एक तरफा मामलात हैं। और चूंकि उन्होंने एक ऐसी तलवार उनके ऊपर लटका रखी है जो कि नाहरी की तरफ जा सकती है और उनको डिसीड भी कर सकती है, तो लिहाजा उस हवाले से उन्होंने अगर कोई नेगोशिएशन की है तो ये पॉलिटिकली जो है ना वो मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव बात है और नेगोशिएशन के जरिए ही मसलों का हल निकलता है। तो गंडापुर साहब जो है वो यकीनन एक बहुत ही जज्बाती के फर्ज समझे जाते हैं अपनी गुफ्तगू में, अपने लहजे में, अपने मामलात। लेकिन जाहिर है कि जब आदमी किसी कहते हैं ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो पता चलता है कि भाई पहाड़ क्या है और ऊंट क्या है। तो वो जाहिर है कि अब एक जिम्मेदार ओहदे पर आए हैं और उनको वो ओहदा बरकरार भी रखना है, चलाना भी है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो ये जो है वो नेगोशिएशन जो है ना वजीर आजम से करें। और हालांकि उन्होंने उसका बहुत ही यानी कमज़ोर सा जवाब दिया किसी रिपोर्टर का कि जनाब आप पेशावर में क्यों नहीं रिसीव किया, तो उन्होंने कहा जनाब मैं पेशावर में मौजूद नहीं था। वो कि ये कमज़ोर सा जवाब है, लेकिन बहरहाल उन्होंने उसको निभा दिया। और उसी तरीके से जो है ना एहसन इकबाल ने भी उनका जवाब दिया कि भाई हमारे दरमियान जो है वो एक वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से बात हुई है और उसमें
मैं ये समझता हूँ कि जो ड्राइंग रूम की गुफ्तगू है वो जाहिर है कि आवाम तक नहीं जाती है, और आवाम तक जाने की उसका एक सबब होता है जिसको आप ऑफिशियल सीक्रेट कहते हैं। तो ऑफिशियल सीक्रेट की बहुत सारी चीजें जो है ना आवाम तक नहीं लाई जाती। तो वहाँ दरमियान में क्या गुफ्तगू हुई हो, जाहिर है गिले शिकवे भी हुए होंगे, आपस में जो है गुफ्तगू भी हुई होगी कहीं कहीं ना कहीं। और मेरे ख्याल में ये वजीर आजम का भी एक अच्छा अच्छा पोस्चर है और वजीर आला का भी एक अच्छा अच्छा पोस्चर है कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो है ना आगे बढ़ाएं और उन वैल्यूज के तहत जो है ना अपने मामला तय करें। ठीक है, इख्तिलाफी बात हो सकती है और नुक्ते नजर का इख्तिलाफ हो सकता है जो पार्टियों के दरमियान, लेकिन जैसे कि एहसन इकबाल ने कहा ना कि सियासत अपनी अपनी होती है लेकिन रियासत के मकासद और रियासत एक होनी चाहिए। रियासत के यानी जो रियासत की जो जिम्मेदारियां हैं या जो रियासत के जो मकासद है या रियासत जो मफाद है उसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए। तो सियासत यकीनन की जानी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। यानी पीटीआई को अपनी सियासत करनी चाहिए, चाहे वो सियासत हमें पसंद आए या ना आए, किसी को पसंद आए या ना आए। लेकिन बात यह है कि वो रियासत के मामला जो है ना वो मुश्तरका तौर पर होनी चाहिए, और ये एक अच्छा पोस्चर है। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मैसेज आवाम तक पहुंचा है कि हम एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप में मुस्तकबिल में केपी और वफाकी हुकूमत जाएगी, और यकीनन इसके मुज़िर असरात नहीं होंगे बल्कि मस्बित असरात होंगे, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी मजबूत होंगी और डेमोक्रेटिक सिस्टम भी मजबूत होगा। ठीक है। अच्छा, रजा साहब, बैरिस्टर गौहर खान साहब की मुलाकात हुई खान साहब से समाअत के दौरान, और इस चीज़ में उन्होंने कहा कि कुछ सेनेट के उम्मीदवारान के हवाले से गुफ्तगू की गई और दीगर सियासी गुफ्तगू की गई। कल तक का ये था कि बानी तहरीक इंसाफ जो है वो शायद बीमार हैं, उनके कोई आंख का मसला कहा जा रहा था, या अभी भी आज तक भी ये कहा जा रहा है कि उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो वो बीमार हैं, ये अखज़ किया जा रहा है। तो अगर ये मुलाकात हुई है इसमें बैरिस्टर गौहर खान की, तो फिर तबीयत तो बज़ाहिर नजर आ गई होगी, पता चल गया होगा ठीक है नहीं है। देखिए, जेल का जो कानून है अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ है, जेल मैनुअल, और जेल मैनुअल के तहत ही कैदियों को जेल में रखा जाता है और उसी के तहत कैदियों के जो हुकूक हैं उनको प्रैक्टिस किया जाता है। अच्छा, मेरी ज़रा महदूद मालूमात हैं इस पर, लेकिन गालिबन जुमेरात का दिन जो है वो मखसूस होता है मुलाकातों के लिए, जिसके अंदर कैदियों से उनके रिश्तेदार, दोस्त वगैरह मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं। ऐसे हाई प्रोफाइल कैदी के जो पब्लिक प्रोफाइल में हो या जिनका सोशल स्टेटस एलिवेटेड हो या जिनको बहुत बड़ी तादाद में लोग जिनको मिलने आने के आ सकते हो मुमकिन तौर पे, तो उनके लिए इजाफी बंदोबस्त ये होता है जेल में कि पहले से नामों की लिस्ट बन जाती है। हर मुलाकात से पहले एक नामों की लिस्ट होती है जिसको दो तरफा अप्रूवल करने के बाद इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर न्याजी साहब से 500 लोग मिलना चाहते हैं तो एक दिन में ह्यूमनली 500 लोगों से मिलना मुमकिन नहीं है। खुद न्याजी साहब भी 500 लोगों से मिलकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहेंगे, तो वो क्या करेंगे कि उन 500 में से कोई 25-30 लोगों की एक लिस्ट फाइनल हो जाएगी जो बाहमी मशावरत से होती है। यानी न्याजी साहब का अपना स्टाफ जो है वो नैरो डाउन करेगा उन 500 उम्मीदवारों में से 25 लोगों के नामों को, और वो ले आके उसको जेल सुपरिटेंडेंट से इंडोर्स करा लिया जाएगा, और उसके बाद फिर वो सिर्फ वो 25 या 20 अफराद जो हैं उनको ही गिवन टाइम में आने का और मिलने का मौका मिलेगा। इस तरह का प्रोसीजर होता है, यानी कायदा कानून ये है। और ये न्याजी साहब के लिए नहीं बना, ये कायदा कानून मेरा ख्याल है पाकिस्तान बनने से पहले के जमाने का इम्प्लीमेंटेड है। तो अब न्याजी साहब की अभी कुछ अर्सा पहले तक जो मुलाकातों का सिलसिला था उसके ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट नहीं था उनकी फैमिली या उनकी पार्टी की तरफ से। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो मुलाकातों के लिए जो टाइम उनको मिल रहा था वो उस टाइम की लेवरेज से बहुत ज्यादा मुतमईन थे, और शायद जो टाइम उनको मुलाकातों के लिए दिया जा रहा था वो कुछ रियायती टाइम था, शायद उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा था, शायद उनको कोई कंसेशन वाला टाइम मिल रहा था जिसको बहुत खामोशी से एंजॉय कर रहे थे वो भी और उनके हामी भी। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कुछ सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पेश आए हैं अडियाला जेल के अंदर भी और उसके बाहर भी, तो उसके बाद से कुछ हाई सिक्योरिटी के बाइस अडियाला में मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया। और याद रहे कि मूवमेंट सिर्फ पीटीआई कारकुन या
न्याजी साहब के फॉलोअर्स के लिए नहीं, बल्कि अडियाला में जितने भी लोग कैद हैं उन सब के मिलने वालों के लिए ये इम्प्लीमेंट हुई है। तो ऐसे में उनको शिकायत करने का, इस मामले को पोलिटिसाइज करने का बहरहाल एक मौका मिला है और वो उस मौके को इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी सियासी जमात जो है ना, उसका जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है उनका अवाम से मुखातिब होने का हक, जिसको प्रेस रिलीज की शक्ल में, तकरीर की शक्ल में या मीडिया टॉक की शक्ल में एक्सरसाइज किया जाता है। अच्छा, अब सियासी जमात जो है वो अपने इस हक को किस तरह इस्तेमाल करती है, अपने इनफरादी मकासद के लिए करती है, अपने ग्रोही मकासद के लिए करती है या अवामी मकासद के लिए करती है, ये चॉइस सियासी जमात की अपनी होती है। मैं कोई नहीं होता, आप कोई नहीं होते किसी सियासी जमात को ये डिक्टेट करने वाले कि जनाब आपका बयान जो है वो इन चीज़ों पर होना चाहिए या इन चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। तो अगर आज की तारीख में पीटीआई की तरफ से प्याज की कीमतों पर कोई बयान आ जाए तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी, बल्कि मुझे खुशगवार हैरत होगी। और मैं कहूँगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात की, रमज़ान का महीना है, 350 रुपये किलो प्याज बिक रहा है। तो ऐसे में तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अवाम की असल मुश्किलात का ख्याल आया। खैर मकदम करूँगा मैं उस बयान का कि पीटीआई की क़यादत 350 रुपये किलो बिकने वाली प्याज के ऊपर हुकूमत से जवाब तलब कर ले अगर। लेकिन बहरहाल उनकी चॉइस है, अगर उनको अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो देने का टाइम नहीं मिल रहा और वो अपने ज़ाती और अपने लीडर के पर्सनल मामलात को ही सुलझाने में फोकस हुए हुए हैं, तो ये उनकी चॉइस है। और इस चॉइस को, जैसा कि वारिस साहब कहते हैं कि तारीख में तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो आज की तारीख में बेशक उनके फॉलोअर अपने जज्बात की तहत जो है वो इसका अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, लेकिन आवाम की जो अदालत है ना, वो जज करेगी ज़रूर इस बात को कि जिस वक्त प्याज 350 रुपये किलो थी और एक मजदूर जो प्याज से रोज़ा अफ्तार करता है उसकी दस्तरस से बाहर हो गई थी प्याज, उस वक्त भी एक सियासी जमात के कारकुनों को इसी बात पर शिकवा था कि उनको उनके लीडर के साथ मर्जी का वक्त गुजारने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये प्रायोरिटीज की बात है। अब ये पब्लिक के सामने आ रही है, लोगों की मर्जी है, देखना चाहें देखें, ना देखना चाहें ना देखें, नोटिस लेना चाहें। यूट्यूब के ऊपर हर चीज आर्काइव हो रही है। आज से 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद अगर कोई आर्काइव उठा के देखेगा तो उसको पता चलेगा कि जी 13 मार्च को ये हुआ था। तो 13 मार्च को 2 रमजान थी, 350 रुपए किलो प्याज थी, लोग प्याज से पकौड़े भी नहीं बना पा रहे थे और प्याज से रोटी भी नहीं खा पा रहे थे। ऐसे में उनको ये शिकायत थी कि उनको लीडर के साथ मशावरत का कम वक्त मिल रहा है। तो भाई पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के बारे में किसी को तो सोचना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो और मरियम बीबी और दीगर जो वज़राए आला हैं वो अपने अपने आवाम पर फोकस हो जाएं और उनकी दादरसी करने के लिए अच्छे इक़दाम शुरू कर दें, तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द ये पाकिस्तान की सादा लो आवाम जो है वो उन ख्याबी और ख्याली बातों से बाहर निकल जाएगी, उन झूठे मफरूजात और बयानियों से बाहर निकल जाएगी जिनका शिकार होकर अपनी रोजी रोटी से भी महरूम हुए और आपस में एक दूसरे से लड़ भिड़ के भी बैठ गए। जी ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू करते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के हवाले से और इस पे जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनके हवाले से जो है वो ये कहा गया कि अगर मुलाकात की इजाज़त ना दी गई तो वो एहतजाज की कॉल दी जाएगी। और दूसरी जानिब अताउल्लाह तारड़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो है वो कहा कि इन्होंने यूरोपीय यूनियन को ख़त लिखा। इस हवाले से भी जवाब आया और इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से को आगे बढ़ाते हुए जो बात करेंगे वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के हवाले से, उनके कुछ अज़्म के हवाले से, और उन्होंने कहा कि हम इसको IMF के साथ बड़े लेवल तक मुआहदे करना चाहते हैं। और यहाँ पे उन्होंने ये भी जिक्र किया कि बैनुल-अक़वामी जो बॉन्ड्स हैं उनको भी हम लॉन्च करवाना चाहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि थोक और परचून और रियल स्टेट वाले जो हैं इन पे भी टैक्स लागू करेंगे और इस तरह से मईशत मुस्तहकम की जाएगी। दूसरी जानिब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कहा कि इन्होंने ख़त लिखा है जिसमें GSP प्लस स्टेटस वापस लेने का मुतालबा किया गया। यूरोपीय यूनियन को यह ख़त लिखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं, वफाकी वज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि ये बुनियाद इस चीज़ को बनाया गया कि बानी PTI को जेल में सहूलियात नहीं मिल रही हैं। वारिस साहब जैसे बात कर रहे थे, रज़ा सैयद साहब भी मुलाकात के हवाले से बैरिस्टर गोहर खान साहब की बानी PTI से, तो मुलाकात तो हो रही है। दूसरी जानिब जो है पिछले कई रोज़ से ये सिलसिला आप सामने आ रहा है कि मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा रही, पाबंदी लग चुकी है। अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो
एहतजाज की कॉल देंगे। पिटीशन भी दायर की गई शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से आज। अच्छा देखिए, इसमें मैं एक सिर्फ इजाफा कर दूं, उसके बाद मैं आपके वजीर खजाना की तरफ आता हूं। वो ये है कि ये जो अभी रजा साहब ने हवाला दिया ब्रिटिश कानून का, जो जेल मैनुअल के हवाले से, उसमें 1978 में अमेंडमेंट हुई थी। और उस अमेंडमेंट के तहत जो है वो आज तक जो है ना वो जेल मैनुअल चल रहे हैं। उस जेल मैनुअल में जो है ना हर वो कैदी जो कि कैद होता है, चाहे वो आम हो या खास हो, उसके लिए हर हफ्ते के कोई भी एक दिन जो वो सिलेक्ट कर ले। अब उन्होंने जुमेरात को सिलेक्ट किया, किसी ने बुध को कर लिया, जो भी उसके यानी नुक्ता नजर हो सकता है किसी भी कैदी का, तो उस एतबार से उसकी मुलाकात हफ्ते में एक रोज हो। तो अब अगर आप देखा जाए तवातर के साथ, तो यानी पीटीआई के चेयरमैन से मुलाकातों का सिलसिला तवातर के साथ मुख्तलिफ अफराद के साथ, उनकी पार्टी रहनुमाओं के साथ रहा है। और जेल मैनुअल की मुसलसल जो है ना जिसको कहना चाहिए ना ब्रेकअप हुआ है या खराब, तो इसकी भी आज उन्होंने निशानदेही की है कि भाई बात यह है कि जेल मैनुअल तो ये है कि हफ्ते में एक रोज मुलाकात की जाए, लेकिन आप तो हर दूसरे रोज जो है ना वो पहुंच जाते हैं अदालत और जाके मुलाकात कर लेते हैं। तो अब भी अदालत चल जाइए, मुलाकात कर लीजिए। तो बहरहाल आज भी उनकी मुलाकात हुई तमाम तर यानी पाबंदियों के बावजूद। तो इसका मतलब ये है कि जो पीटीआई का बयानिया है वो खुद ब खुद उनके रहनुमाओं का बयानिया मुलाकात के हवाले से कमजोर हो रहा है। और अब देखिए हमजा, मैं बार बार ये कहता हूँ कि सियासी दानिश के एतबार से पीटीआई बहुत कमजोर है। अब यह सियासी दानिश नहीं है कि आप अपना ही मौकिफ को, अपने ही यानी जो मौकिफ रखते हैं उसको आप कमजोर कर रहे हैं। अब आप ने खुद ही कमजोर किया हुआ है अपने मौकिफ को कि जनाब मुलाकात नहीं करने देते, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि जनाब बैरिस्टर गौहर ने जाके मुलाकात की। तो इसका मतलब ये है कि उनका मौकिफ कमजोर हो रहा है, इसमें रियासत कमजोर नहीं हो रही। और ये पॉलिटिकली मैं समझने से मेरी कासिर हूं इस बात से कि वो क्यों पीटीआई इस बात को नहीं समझती पॉलिटिकली। और शायद कि मेरा नुक्ता नजर दुरुस्त साबित हो रहा है कि वो पॉलिटिकली दानिश नहीं रखते, पॉलिटिकली दानिश से वो मुबर्रा हैं हमारे पीटीआई के अरकान। तो इसका हवाले से तो मैं यही तबसरा करूंगा। अब आ जाइए आपके सवाल के दूसरी जानिब, यानी वजीर खजाना की जानिब। मैंने शायद कल ही आपसे एक बात कही थी कि ये वजीर खजाना जो है वो अमेरिका और यूरोप के दरमियान जो टग वार है यूरो और डॉलर की, उस टग वार के नतीजे में ये आगा खान की तरफ से तफवीज किए गए हैं। आगा खान की तरफ से, आगा खान सोम जो है जिसको आप कहते हैं, उनकी तरफ से ये तफवीज किए गए हैं वजीर खजाना। तो आप अंदाजा कीजिए कि उन्होंने आते साथ बहुत अहम बात कही है कि हम अपनी तारीख का सबसे बड़ा पैकेज लेने जा रहे हैं और लेंगे, और हमें कभी उम्मीद है कि वो पैकेज हमें मिल जाएगा। अब ये कभी उम्मीद का जो जो बात उन्होंने कही है, इसको अगर आप गौर से देखें तो वो कभी उम्मीद जो है वो किस बेस पर कह रहे हैं, ये बहुत बुनियादी बात है। वो बेस जो है वो आगा खान का बैनुल अक़वामी पोस्चर जो है और उसकी बैनुल अक़वामी जो ताकत है उसको समझने की जरूरत है। पाकिस्तान को जो इस वक्त जो है गोया के तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या पाकिस्तान को जो है ना बचाने के लिए या उसकी हेल्प करने के लिए जो आगा खान का जो एक किरदार है जो सामने वजीर खजाने की सूरत में आया, वो बड़ा अहम है। इसको गो के अभी डिबेट नहीं किया जा रहा, यकीनन थोड़े दिनों बाद इसको ये डिबेट में आ भी जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ताकतवर एक उनसर है पाकिस्तान की खजाना के हवाले से, एक ताकतवर तरीन अच्छा वाले साहब, शख्सियत का नुमाइंदा वजीर।
वारिस साहब, इस जी पे जी। ये कि दो अहम ओहदे, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में भी ये बात हो रही थी वजीर खजाना और वजीर दाखिला के हवाले से, ये जो दो अहम ओहदों पे तैनातियां हुई हैं, इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो स्मार्टली प्ले कर रही है कि इस पे कोई बयानिया भी बाद में बनाया जा सकता है। कामयाबी और नाकामी दोनों सूरतों में इस चीज़ को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, कंसीडर करेंगे, एक्सेप्टेंस होंगी कि ये हमारी तैनाती ही। क्या कहते हैं, आपका नैरेटिव क्या होगा इस हवाले से, क्या तज्जिया होगा आपका इस हवाले से? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इसमें नून लीग जो है ना बहुत ही स्मार्टली खेल रही है। और ये है कि देखें, जो आप और हम इसको जाहिर है कि बहुत सारी चीजें जो है ना बहुत वाज़ेह तौर से जो है ना अपने सहाफती इक़्तिदार को मलूज़ खातिर रखते हुए और सहाफत के तकाज़ों को महसूस करते हुए बहुत सारी चीजें हम बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर से नहीं कह सकते, लेकिन इन बिटवीन लाइन हम बहुत सारी चीजें कह भी जाते हैं और हमें कहनी चाहिए भी है। वो ये है कि इसमें स्मार्टली इसलिए मूव बहुत अच्छी खेली है नवाज ने, या शायद के पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल हो, उन दोनों ने मुश्तरका तौर पर कि भाई ठीक है, आप हमें देना चाहते हैं आप दे दीजिए, यानी एस्टेब्लिशमेंट से वो कह रहे हैं ओके ओके हम कर लेते हैं, लेकिन इसका मलबा भी आप ही पर पड़ेगा, ये हम नहीं लेंगे इसका मलबा। लिहाजा आप इन दोनों मलबों को उठाने के जो है ना वो उसके लिए तैयार हो जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लोगों ने ये देखिए, सियासी दानिश की जो मैं बात करता हूँ ना बार बार, यही सियासी दानिश होती है कि कहीं 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 अप एंड डाउन होकर, और जो बहुत ही जो है वो शातिराना तरीके से, और जैसे आपने देखा होगा लूडो में एक सांप सीढ़ी का एक खेल होता है, कभी कभी वो सांप डस लेता है नीचे आ जाते हैं, कभी कभी वो ऊपर चले जाते हैं सीढ़ी के जरिए। तो सांप सीढ़ी का जो ये खेल है, इसमें जो है ना स्मार्ट मूव जो है ना इस वक्त जो है मुझे नजर आ रही है, वो आपकी स्टैब्लिशमेंट जो है ना वो उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, और आपके नुमाइंदा जो डेमोक्रेटिक नुमाइंदे के तौर पर सामने आए, वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को उनके कानों पर रखकर और बड़ी स्मार्ट मूव के तौर पर ये दोनों शख्सियात को कबूल किया है। ठीक है। रजा सैयद साहब, रजा साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एक तो इसमें यह भी कि ये हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी जो है इत्तेहादी जमातों, इन्होंने खुद ये ऑफर दी हो कि आप इस चीज को कर लें, इन दो अहम तैनातियों को। रजा साहब, रजा साहब, आज सवाल थोड़ा सा वाज़ेह कर दीजिएगा, कौन सी तैनाती की बात हो रही है? दो अहम ओहदे वजीर दाखिला और वजीर खजाना के हवाले से। अच्छा देखें, इसमें जो कैबिनेट जब बनती है ना इस तरह के सेटअप में, जैसा सेटअप इस वक्त चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोगों की ओपिनियंस होती हैं। यानी बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट तो ऐसा लगता है कि जो सियासी जमात जीत गई है या जो जमातों का इत्तेहाद जीत गया है, वो जिस तरह से चाहेंगे काबीना बना लेंगे और जिस तरह से चाहेंगे हुकूमत चलाएंगे। तो ये तो एक अवामी तासुर होता है, और इस अवामी तासुर को मैं कोई शटर भी नहीं करना चाहता, कोई स्वीपिंग बात नहीं करना चाहता, लेकिन होता ही है कि बहुत सारी गैर मुंतखब कुव्वतें भी इस इक्वेशन में दरमियान में मौजूद होती हैं, जो कहीं राय मशवरे की शक्ल में और कहीं बाकायदा जिसे कहना चाहिए ताकीद की शक्ल में वो मशावरती अमल का हिस्सा होते हैं, और उनके मशवरों को सुना जाता है। इसलिए सुना जाता है कि उनकी न्यूसेंस वैल्यू होती है। अब ये इस्तदलाल जिसकी जानिब इशारा किया वारिस रजा साहब ने, खान प्रिंस करीम आगा खान जो हैं वो इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा होने के साथ साथ दुनिया की एक बहुत ही काबिल कदर शख्सियत हैं, और दुनिया की एलीट में उनका शुमार होता है। अगर उनके माली वसाइल और माशी वसाइल के हवाले से देखा जाए तो उनकी अपनी जो जाती कैपेसिटी है वो शायद पाकिस्तान के जीडीपी से भी बढ़कर है। तो ऐसी शख्सियत जिसकी रूट्स पाकिस्तान 100 साल पहले उनके जो दादा थे वो मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानियों में शुमार था उनका, सर आगा खान स्वयं जिनको कहा जाता है। तो अब उनकी बेशक के वो पाकिस्तानी शहरियत नहीं रखते प्रिंस करीम आगा खान, लेकिन उनके पाकिस्तान के साथ जो जड़ें हैं, जो रवाबित हैं, और फिर उनके फॉलोअर्स, उनके मानने वालों की बड़ी तादाद पाकिस्तान में रहती है। तो इसलिए पाकिस्तान की माशी तरक्की जो है वो बराह रास्त उनके लिए एक बहुत अहमियत का हामिल मामला है।
और अगर आप पाकिस्तान में के तूल अर्ज में आखान फाउंडेशन के जो इनिशिएटिव्स हैं हुंजा चित्राल से लेकर कराची तक और गवादर तक, तो आपको अंदाजा होगा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो सरमायाकारी है वो मुसलसल बुनियादों पर यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो हर हर तरह से उनके लिए ये बात सूटेबल है कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो जाए, और उस सिलसिले में वो हर वो मदद फराहम करेंगे पाकिस्तान को, या उनकी जगह कोई भी होगा तो वो मदद फराहम करेगा पाकिस्तान को कि जिससे पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम हो सके। अब अगर उन्होंने अपने एक होनहार पर्सन को, औरंगजेब साहब जो कि उनके बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, सरबराह रहे, अगर उनको उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की मईशत के इनिशिएटिव को सीधा करने की जिम्मेदारियां देने की सिफारिश कर दी, तो मेरा ख्याल है कि उस सिफारिश को शहबाज शरीफ साहब ने भी और जरदारी साहब ने भी और जो पाकिस्तान की गैर मुंतखब कुव्वतें हैं उन सब ने बहुत तवज्जो से सुना होगा, और उस उम्मीद के तहत उनको ये मौका दिया होगा कि हम आपकी सिंसियरिटी और पाकिस्तान की मईशत की बहाली के हवाले से आपके किरदार को इंडोर्स करते हुए आपके मशवरे पर अमल करने के लिए तैयार हैं, और इस स्पिरिट के तहत ये तैनाती हो गई। जहां तक वजीर दाखिला की तैनाती का ताल्लुक है, तो जाहिर है उनका एक सियासी पस मंजर, कल वारिस साहब ने बताया था कि गुजरात की जो चौधरी फैमिली है उसके साथ वो बराह रास्त उनकी रिश्तेदारियां हैं। इसके अलावा 1 साल पंजाब की उन्होंने सूबे की हुकूमत बड़ी इफेक्टिवली चलाई है। फिर सहाफत के हवाले से भी एक बड़ा नाम है, CNN जैसे आलमी इदारे से मुंसलिक रहे, और इस वक्त भी कोई 6-7 चैनल्स हैं जो चला रहे हैं, तो हर लिहाज से वो एक नुमाया शख्सियत है। अच्छा रजा साहब, इसमें नून लीग जो है वो उसको क्या फायदा इस चीज पे सामने आता है, तनकीद से बचने के लिए किसी भी सूरत में कि हमारे नहीं थे, कुछ इस तरह? हाँ बिल्कुल, ये इसका सियासी पहलू है इसका, और वो यानी जिसे कहते हैं ना कि जब भी किसी नई हिकमत अमली का आगाज किया जाता है ना, तो बाहर निकलने के रास्ता सबसे पहले बाहर निकलने का रास्ता जो है ना वो तलाश किया जाता है। तो अब हम इस मफरूजे पे बात कर लेते हैं कि खुदा ना खास्ता कल पाकिस्तान की मईशत बहाल ना हो सके और हमारी माशी मुश्किलात जो हैं वो वैसे ही रहें या मजीद बढ़ जाएं, तो यकीनन नून लीग के पास और पीपल्स पार्टी के पास ये फेस सेविंग की अपॉर्चुनिटी भी रहेगी कि नून लीग ये कह सकती है कि भाई जो खारजा उमूर थे वो तो एक ऐसे साहब चला रहे थे कि जो हमारे थे ही नहीं, और पीपल्स पार्टी भी ये कह सकती है कि जनाब खारजा उमूर जो साहब चला रहे थे या दाखिला उमूर जो साहब चला रहे थे वो तो गैर सियासी थे, तो इसलिए हम तो जिम्मेदारी नहीं लेते उनकी किसी भी अमल का। तो ये एक पॉलिटिकल सेविंग है। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी इक्वेशन है कि जो विन विन फॉर ऑल है, यानी इसमें सियासी जमातें जो हैं उनको फेस सेविंग भी मिल रही है, उनको इख्तिदार भी मिल रहा है, और जो इंटरनेशनल पावर्स पाकिस्तान की खैरख्वाह हैं उनको बरह रास्त पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए अपना काबिल कदर हिस्सा डालने का मौका भी मिल रहा है। तो इस हिसाब से ये एक विन विन इक्वेशन है। और जहां तक आलमी मालियाती इदारों का ताल्लुक है, तो यकीनन आलमी मालियाती इदारे वो बाद में हैं और पैसा कर्ज देने वाले वो पहले हैं, और कर्ज देने वाला जो होता है ना वो सबसे पहले ये देखता है कि जिसको कर्ज दिया जा रहा है उससे कर्ज वापस लेने की सकत और सलाहियत उसमें कितनी है। तो आलमी मालियाती इदारों के लिए भी औरंगजेब साहब जैसी शख्सियत का वजीर खजाना होना जो है ना वो बाइस इत्मीनान होगा, और उनको थोड़ा सा ट्रस्ट बड़ा होगा उनका कि ठीक है भाई कैपेबल आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे जो हमारी बात समझ भी सकता है और हमारी बात को इम्प्लीमेंट करने के सिलसिले में सियासी दबाव से आजाद भी है। बाकायदा तारीफ भी की गई है बाकायदा इसमें वजीर खजाना साहब। तो वो कंफर्टेबल भी होंगे ना, उन्हें ये पता होगा, IMF को ये पता होगा कि औरंगजेब साहब को अगर हम कोई सजेशन देंगे तो औरंगजेब साहब ने जाके उस सजेशन की अप्रूवल इच्छरा में नहीं लेनी है, ठीक है ना, या उसकी अप्रूवल लाड़काना से नहीं लेनी है। औरंगजेब साहब ने जो चीज इंप्लीमेंट करनी है वो इस्लामाबाद में बैठे बैठे करवा देंगे, वहीं से हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रजा सैयद साहब, वारिस रजा साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने कीमती वक्त दिया। ये तमाम तर सूरत हाल है वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का अज़्म के हवाले से बात की गई और बानी तहरीक इंसाफ की मुलाकात के हवाले से बातचीत की गई, और इस पर जो है ये चीज़ काबिल गौर है कि IMF के साथ इस चीज़ का अयादा किया जा रहा है कि बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा और इससे मईशत मुस्तहकम होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।